हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो कपा से रिलेटेड है। आप में से बहुत लोग कपा के बारे में जानते होंगे और जिनको नहीं पता है वो मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। वैसे मैं आने वाली अगली वीडियोस में कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिसमें इंसानों को जंगल में अजीब अजीब से क्रीचर्स मिले और उनसे उनकी मुलाकात भी हुई, और ये सारी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा भयानक और मिस्टीरियस भी होने वाली हैं। तो उन सारी घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। खैर, ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। कपा एक जापानीज अर्बन लेजेंड जिसके बारे में कुछ बहुत अजीब अजीब कहानियां हैं। कहा जाता है कि इसका साइज एक 5 से 6 साल के बच्चे की तरह होता है। ये दिखने में एकदम कछुए जैसा होता है। पीठ पर कछुए की तरह शेल, 2 पैरों पर चलता है। इसका सर ऊपर से गोल होता है और इसका मुंह चिड़िया की चोंच की तरह होता है। आमतौर पर इस अजीब से क्रीचर को बच्चों के हाथ पैर खाना बहुत पसंद है। ये उन्हीं को ही अपना शिकार बनाता है। कई घटनाओं में तो ये भी माना जाता है कि औरतों के गर्भाशय को भी खा जाता है। ऐसे कई घटनाएं जिसमें कापा को देखे जाने के बारे में बताया गया है और लोगों ने उसे देखा भी है। अगर आपको ऐसी और भी घटनाएं सुननी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये थी कपा के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये पहली घटना मुझको रेडिट से मिली है। ये घटना जिस लड़की के साथ घटी है उसका नाम मीको था। और अब आगे की घटना मैं आपको मीको के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मीको है। ये घटना मेरे साथ ही घटी थी जब मेरी उम्र करीब 16 साल की थी। मैं जापान में एक छोटे से कस्बे युआनो में रहती हूँ। ये घटना 1980 के करीब की है। आज जब इस घटना को मैं आप लोगों को बता रही हूँ तब मेरी उम्र करीब 50 साल की है। हम लोग मछली पकड़ने के लिए अपने घर से कुछ ही दूरी पर जंगल के बीच में एक तालाब के पास जाया करते थे। वो तालाब काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हमारे कस्बे के लगभग सारे लोग उस तालाब के पास मछली पकड़ने जाया करते थे। आसपास के कस्बे के भी लोग वहाँ पर आते थे। पूरा दिन वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती थी। वो तालाब अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खास था। लोग उसी से अपना पूरा व्यापार भी किया करते थे और सब लोग वहीं पर ही जाया करते थे। आमतौर पे दिन के वक्त वहाँ पर 200 से 300 लोग आराम से रहते थे। हमारे कस्बे के थोड़ी सी दूर एक बड़ा सा जंगल था। वो तालाब उसी जंगल के बीच में था, लेकिन जितनी भीड़ वहाँ पर दिन में होती थी उतना ही सन्नाटा वहाँ पर रात में होता था। रात में वहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। बहुत लोग कहते थे कि रात में वहाँ पर जंगली जानवर आते हैं और बहुत लोगों को कपा का भी खतरा था। मैंने कपा के बारे में पहले भी सुना था लेकिन उसे कभी देखा नहीं था। मेरे दादाजी और मेरे कई दोस्त के मम्मी पापा मुझे कपा के बारे में अक्सर बताया करते थे कि किस तरह से वो लोगों को अपना शिकार बनाता है और जानवरों को उठाकर ले जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इंसानों को भी अपना शिकार बनाता है, क्योंकि ऐसी कोई भी घटना मैंने पहले कभी भी नहीं सुनी थी। मैं अक्सर अपने मम्मी और पापा के साथ वहाँ पर जाया करती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मैं अपनी मम्मी के साथ उसी लेक के पास गई थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी लेकिन हम थोड़ा देर में पहुँचे थे। हल्की फुल्की भीड़ कम होने लगी थी। हम कुछ देर वहीं पर बैठे, उसके बाद हम वहाँ से वापस जाने लगे। लेकिन बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तेज़ बारिश की वजह से वहीं पर हम कुछ देर के लिए रुक गए। हमारे साथ और भी लोग रुके हुए थे। करीबन आधे 1 घंटे तक बारिश हुई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ लोग तो बारिश में ही चले गए। मैं और मेरी मम्मी वहीं पर ही रुके हुए थे। मम्मी के पैर में कुछ चोट लगी हुई थी, इसलिए बारिश में उनको ले जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मम्मी ने कहा कि हम कुछ देर यहीं पर इंतज़ार करते हैं। जब तक बारिश नहीं रुक जाएगी हमें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं रुकी तो फिर हमें मजबूरी में ही भीगते हुए जाना पड़ेगा। उस वक्त शाम हल्की फुल्की हो चुकी थी। भीड़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी।
उस वक्त की परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं और मम्मी वहां पर अकेले ही थे। कई लोग तो अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ के ही चले गए थे। कई बकेट्स में तो मछलियां भरी पड़ी थीं और उन्हें बारिश की वजह से कोई लेकर नहीं गया था। हालांकि वहां पर चोरी वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। जो अपना सामान जहां पर छोड़ के जाता था वो उन्हें अगले दिन वैसा ही मिलता था। बस कभी कभार जानवर आके कुछ मछलियों को खा लिया करते थे। अंधेरा हो चुका था, सूरज लगभग डूब चुका था। पापा मेरी और मम्मी की राह देख रहे होंगे। उस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था जिससे हम पापा तक अपना संदेश पहुंचा सकें कि हम और मम्मी यहीं पर ही रुके हुए हैं। बारिश न रुकने की वजह से मैंने और मम्मी ने यह सोचा कि अब हमें वहां से वापस जाना चाहिए भीगते हुए। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं था। सूरज लगभग ढल चुका था। हल्की फुल्की रोशनी थी, लेकिन वो भी वक्त के साथ धीमे धीमे कम होने वाली थी। बारिश की वजह से अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। हमारे पास उस वक्त कोई टॉर्च या रोशनी के लिए भी कोई चीज़ नहीं थी जिससे हम जंगल के अंदर से देखते हुए बाहर जा सकें। इसलिए मम्मी ने मुझसे बोला कि जब तक रोशनी है हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हम तुरंत उस शेल्टर के बाहर निकले जिसके नीचे हम खड़े थे और बाहर की तरफ जाने लगे। तभी हमें झील से एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि बारिश में भी वो आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दी थी और मेरी मम्मी को भी आवाज़ साफ साफ सुनाई दी थी। पूरे जंगल में उसकी आवाज़ 2-3 बार गूंजी और वो उसी झील की तरफ से आ रही थी जिधर से हम लोग अभी होते हुए आए थे। हम जब पीछे घूमे तो उस झील के अंदर से 2-3 अजीब से क्रीचर बाहर निकल कर आए और उन्हीं मछलियों के पास गए जो कि वहां पर भरी पड़ी थी। मैंने और मम्मी दोनों लोगों ने उन क्रीचर्स को देखा था। वो कोई और नहीं, कपा थे। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे। उनकी पीठ पर कछुए की शेल थी। उनकी हाइट करीबन 3 से 4 फीट की थी। वो एक 5-6 साल के बच्चे की तरह लग रहे थे, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। बारिश में चमक रही बिजलियों में उनकी बड़ी बड़ी आंखें मुझे और मम्मी को साफ साफ नजर आ रही थी। हालांकि वो हमें देख नहीं पाए थे, हम उनसे काफ़ी दूर थे, लेकिन हमें वो साफ साफ नजर आ रहे थे क्योंकि हम थोड़ी सी ऊंचाई पर थे। एक एक करके उस झील में से करीबन 5 से 6 कपा बाहर निकल कर आए और उन्हीं मछलियों के कंटेनर के पास गए जहां पर वो रखी हुई थी। बारिश में मैं और मम्मी एक पेड़ के पीछे छुप के उनको देख रहे थे। मम्मी ने मुझसे बोला कि मैं बिल्कुल भी आवाज़ ना करूं और एकदम शांत चुपचाप बैठे रहूं। वो लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। अगर उन्हें हमारे चलने की हल्की सी भी भनक आवाज़ या कुछ भी पता चला तो वो शायद हमारा पीछा कर ले और हमें मार भी डाले। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मम्मी ने मेरे हाथ को ज़ोर से पकड़ा हुआ था। हमारी आंखों के सामने ही वो सारे कापा ने सारी मछलियों को पकड़ा और अपने साथ एक एक करके पानी के अंदर लेकर चले गए। करीबन 3 से 4 कपा वापस पानी के अंदर जा चुके थे, लेकिन 2 बचे हुए थे। वो पता नहीं कुछ ढूंढ रहे थे। शायद उनको वहां पर इंसानों के होने की कोई स्मेल आ गई हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उनको हमारे वहां पर होने का पता चल गया हो। हम दोनों पेड़ के पीछे ही छुपे हुए थे और उनको देख रहे थे। उनमें से एक कपा धीरे धीरे हमारी तरफ ही आ रहा था। उसको शायद हमारी स्मेल आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं चिल्लाने वाली थी, लेकिन मम्मी ने तभी मुझे शांत रहने के लिए बोला और उन्होंने मुझसे बोला कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको हमारे यहाँ होने का पता नहीं चला और वो चुपचाप वहाँ से चला जाएगा। वो कपा हमसे करीबन 2 से 3 मीटर की दूरी पर ही था। वो हमारे पास आने ही वाला था। हम एकदम पेड़ के पीछे छुप गए थे और अब हमें नहीं पता था कि वो जानता भी है कि हम वहाँ पर हैं या नहीं। वो हमारे पास आने ही वाला था। तभी अचानक से ज़ोर से बिजली गरजी और जो सबसे पीछे वाला एक कपा बचा हुआ था उसने अजीब सी आवाज़ की और उसकी आवाज़ सुन के जो कपा हमारे पास आया था वो भागते हुए उसके पास चला गया और वो दोनों कुछ देर तक वहीं ही खड़े थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा सारी मछलियों को लिया और वो लोग पानी के अंदर चले गए। मैं और मम्मी चुपचाप वहीं पर ही थे। करीबन 15 से 20 मिनट तक हम दोनों वहाँ से हिले तक नहीं और चारों तरफ देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो वो कपा दोबारा वहाँ पर आ जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत डर था कि सारे लोग सुबह उस झील में जाते थे मछलियाँ पकड़ने। किसी दिन अगर वो कपा किसी को पकड़ ले तो शायद वो सारे उन इंसानों को मार ही डालें। करीबन आधे घंटे बाद बारिश रुक गई थी और मैं और मम्मी पूरी तरीके से भीग चुके थे। हम लोग धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकल रहे थे। जब हम लोग जंगल से थोड़ा सा बाहर निकले तभी हमने देखा कि मेरे पिताजी हमें लेने के लिए आ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हम आखिर अब तक घर क्यों नहीं पहुँचे। जब उन्होंने हम दोनों को देखा तो हमने उन्हें सारी बात बताई।
पापा ने मुझे बताया कि उनके वहाँ पर देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन कभी भी वो देखे नहीं गए हैं। लेकिन आज मैंने और मम्मी ने उन्हें देखा था। हमारी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी कि मैं और मम्मी बच गए, वरना शायद ये घटना बताने के लिए मैं आज जिंदा भी ना होती। लेकिन उस वक्त वो डर जो कि मेरे अंदर घूम रहा था, मैं आज भी उसे महसूस कर सकती हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर वो हमें पकड़ लेते तो आखिर हमारे साथ क्या होता। आज भी ये सोच के मेरी रूह कांप जाती है। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ, जो कि म्यूरो नाम के एक आदमी के साथ घटी थी। और अब आगे की घटना मैं आपको म्यूरो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम म्यूरो है। मैं जापान का रहने वाला हूँ। जब ये घटना मेरे पिताजी के साथ घटी थी तब मेरी उम्र करीब 10 या 11 साल की थी। मेरे आंखों के सामने ही कपा मेरे पिताजी को उठाकर ले गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। मेरे पिताजी एक बाज़ार में काम करते थे। उनकी सब्जियों की दुकान थी। मैं अक्सर उनके साथ उनकी दुकान पर जाया करता था। बाज़ार बंद हो जाने के बाद हम लोग रात में अपने घर लौटा करते थे। बाज़ार से हमारे घर की दूरी करीबन 3 से 4 किलोमीटर की थी। हमें शायद 1 घंटा लगता था सारे सामान को घर से बाज़ार पे लाने में, और वापस दोबारा बचे हुए सामान को बाज़ार से घर ले जाने में। उसके साथ हम लोग मीट मछली का भी काम करते थे, जिसमें पिताजी नॉनवेज भी बेचा करते थे। उस दिन हमारी ज़्यादा अच्छी सेल नहीं हुई थी। हम लोग वापस लौट रहे थे। मैं भी पिताजी के साथ था। उन्होंने मुझे अपनी मदद के लिए बुलाया था। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 10 साल की थी, लेकिन तब भी मैं अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा ही काम करता था। जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन अच्छी सेल नहीं हुई थी। हम सारे सामान को दोबारा बांध रहे थे। कभी भी ऐसा दिन नहीं हुआ कि हम लोगों ने मीट पूरा बेचा ना हो। हम पूरा मीट अक्सर बेच के वापस लौट के आ जाते हैं, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। सब्जियां तो थोड़ी बहुत बिक गई थी, लेकिन मीट बिल्कुल भी नहीं बिका था। पापा ने बोला कि हमें सारी चीज़ों को वापस घर ले जाना पड़ेगा। हम दोबारा सारा सामान पैक कर रहे थे। उस वक्त सामान ज़्यादा था तो अंधेरा भी होने लगा था। बाजार लगभग खाली हो चुका था। कुछ दुकानदार वापस जा चुके थे, कुछ अभी भी हमारे ही साथ अपना सामान पैक कर रहे थे। मेरे पापा के पास उस वक्त एक लकड़ी की गाड़ी थी। उसी में हम अपना सारा सामान रखते थे, और एक घोड़ा भी था जिससे हम सारे सामान को खींच के ले जाते थे। वो एक छोटी सी घोड़ा गाड़ी थी। उस पर सारा सामान रखने के बाद हम दोनों उसके बगल में ही चला करते थे। हमारे घर से जब हम बाजार की तरफ जाते थे तो बहुत ढेर सारी झीलें पड़ती थी, जंगल भी पड़ते थे। उस वक्त उतना डेवलप एरिया नहीं था। हम लोग उसी तरफ से अक्सर जाया करते थे और आज तक ऐसी कोई भी दुविधा नहीं हुई। उस वक्त हम लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था। रोशनी हल्की फुल्की जा रही थी। शाम का ही समय हो रहा था। हमारे घर जाते वक्त 2-3 झीलें पड़ती थीं। 2 झीलें तो हमने पार कर ली थी, लेकिन जो तीसरी झील थी, हमारी आंखों के सामने से ही उस झील के अंदर से निकल के एक कपा बाहर आया। उसको शायद उसी मांस की खुशबू आ गई थी जो हम अपने घर वापस लेकर जा रहे थे। मैंने और पापा दोनों ने उसको देखा था। मांस काटने के लिए पापा एक बड़े से चाकू का इस्तेमाल करते थे। उस क्रीचर को देखते ही पापा ने उस चाकू को बाहर निकाल लिया और मुझको अपने पीछे कर लिया, और घोड़ा गाड़ी से दूर हट गए। वो क्रीचर धीरे धीरे घोड़े के पास पहुंच रहा था। उसको देख के घोड़ा भी काफ़ी ज़्यादा बिदक रहा था। उसको देख के पता चल रहा था कि साफ साफ वो भी डर रहा है। देखने में वो कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, और गुस्से में भी। उसकी हाइट करीबन 3 से 4 फीट की थी, और वो बहुत अजीब सी आवाज़ें भी निकाल रहा था। उसकी एक बड़ी चोंच थी, और वो अपने वेट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही फुर्तीला था। उसके पीठ पे एक कछुए का मोटा सा कवच था, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी लग रहा था। वो धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। वो जैसे ही घोड़े के पास पहुंचा, घोड़ा थोड़ा बिदकने लगा। उसने अपने नुकीले पंजों से घोड़े की गर्दन पर वार किया, और वो वहीं पर ही गिर गया। उसके पंजे काफ़ी ज़्यादा नुकीले थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पंजों में बड़ी बड़ी ब्लेड्स लगी हों। घोड़ा एक ही बार में नीचे गिर गया, और उसके गले से ढेर सारा खून बहने लगा। जैसे ही घोड़ा नीचे गिरा, पापा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसी कपा की तरफ फेंका। वो उस वक्त बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, तो जब उन्होंने उस चाकू को कपा की तरफ फेंका तो वो साइड में जाके गिर गया। शायद वो कपा के हल्का फुल्का लगा भी था, मुझे ढंग से याद नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने पीछे छुपा के रखा हुआ था। इसी वजह से वो भागते हुए हमारी तरफ आया। पापा ने मुझे वहाँ से भागने के लिए बोला, और मैं दोबारा बाजार की तरफ भागते हुए जा रहा था। पापा भी मेरे साथ भाग रहे थे।
लेकिन वो इतना ज़्यादा फुर्तीला था कि उसने पापा के पैर पर हमला किया और ये मैंने साफ साफ देखा। पापा ज़मीन पर गिर गए थे। मैंने जब पीछे उन्हें पलट के देखा तो वहीं पर ही गिरे हुए थे और कापा उनके पैरों को अपने दांतों से काट रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहे थे और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं चाह रहा था कि मैं उनकी मदद करूं, लेकिन पापा मुझे वहाँ से भाग जाने के लिए कह रहे थे। उन्होंने बोला कि किसी को मदद के लिए लेकर आओ। मैं भागते हुए बाजार की तरफ गया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो बहुत लोग अपना सामान अभी भी पैक कर रहे थे। मैं रोते हुए उनके पास गया। वो लोग मुझे जानते भी थे तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनमें से 3-4 लोग भागते हुए वहीं पर दोबारा पहुंचे जहां पर मैं पापा को छोड़कर आया था। लेकिन वहां पर सिर्फ मरा हुआ घोड़ा गाड़ी और जमीन पर बिखरा हुआ पापा का खून था। उसके अलावा और कुछ भी नहीं। उस वक्त वहां पर सबके पास हथियार था और सब लोग पापा को ढूंढने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिले। मैं बस अपने घोड़े के पास बैठा हुआ रो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। उस बग्गी के ऊपर जितना भी मीट रखा हुआ था वो भी सारा गायब था। काफी दिनों तक पापा को ढूंढा गया। कुछ पुलिस वाले भी आए थे। उन्होंने मुझसे बातचीत भी की और मैंने सब कुछ बताया। उस एरिया के फॉरेस्ट के भी कुछ शायद ऑफिसर आए थे। मुझे तो सबके कपड़े एक ही जैसे लग रहे थे। मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं है। उस वक्त उम्र 10 साल की थी और वो यादें भी अब मेरे आंखों के सामने से धुंधली हो गई हैं। लेकिन कपा मुझे आज भी याद है। उसकी वजह से मैंने अपने पिताजी को खो दिया था। मेरे हिसाब से शायद वो मेरे पिताजी को उठा के ले गया था और उसने उन्हें मार दिया था। उस दिन के बाद से मैं उस रास्ते से कभी अकेला नहीं गया और मेरी जान पहचान के लोगों को भी मैं उधर से कभी भी अकेले जाने नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन उस एरिया में मेरे पिताजी की मौत के बाद ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई। सब लोगों को लग रहा था कि शायद वो कोई चोर लुटेरे थे और मेरा ये सब वहम था। लेकिन वो बात एकदम सच थी, क्योंकि घोड़े के गर्दन पे पड़ा हुआ नाखून के वो निशान मेरी बात की सच्चाई साफ साफ बता रहे थे। इस घटना के बाद मैंने अपनी मम्मी के साथ वो जगह भी छोड़ दी थी और हम लोग दूसरे कस्बे में आके बस गए थे और ये घटना मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तो ये थी कपा को देखे जाने की दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने जा रहा हूँ। ये तीसरी घटना जिसने बताई है उसका नाम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप लोगों के लिए मैं उसका नाम आपको एंड्रू बता रहा हूँ। और अब आगे की घटना मैं आपको एंड्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एंड्रू है। इस घटना को मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। मेरे दादाजी जापानी आर्मी में काम किया करते थे। उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान बताया था कि उन्होंने कापा को मारा है, उनके और उनकी टीम ने मिलकर। दरअसल वो लोग जंगल में रेकी कर रहे थे। एक रात में उन्होंने जंगल में किसी को भागते हुए देखा। वो लोग वहीं पर ही रुके हुए थे। वो 3-4 थे। जब उन्होंने और उनके आर्मी के 2-3 लोगों ने उस अजीब सी क्रीचर को देखा तो वो लोग उसके पीछे भाग के गए। पहले उन लोगों को नहीं पता था कि वो कोई अजीब सा क्रीचर कापा है, लेकिन जब उन्होंने ढंग से देखा तो उसको देख के पता चला कि ये क्रीचर वही है जिसने आतंक मचा रखा है। आज से पहले वो कई बार लोगों के ऊपर हमला भी कर चुका है और आसपास के गांव के कई जानवरों को उठा के भी ले जा चुका है। उस क्रीचर को मारने की उन लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतना ज़्यादा फुर्तीला था कि उसको कोई ढंग से पकड़ ही नहीं पा रहा था। उस वक्त दादाजी के पास एक बंदूक थी जो कि उनको आर्मी से ही अलॉट की गई थी। अंधेरे की वजह से उन्हें ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था, वरना वो उसको गोली ज़रूर मार देते। दादाजी ने यह बताया था कि उस वक्त वहाँ पर एक नहीं 3-4 कापा थे जो सबने देखे थे और वो सारे कापा अलग ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। लेकिन जिस कापा ने उनके एक दोस्त के ऊपर हमला किया था, दादाजी ने उसी को ही मारा था। ये घटना तब की है जब मेरे दादाजी की उम्र करीब 25 या 26 साल की थी। अभी तो मुझे नहीं पता कि उनकी उम्र कितनी है, लेकिन उन्होंने जब इस घटना के बारे में मुझे बताया तो मुझे उनकी आंखों में सच्चाई दिखी थी। उन्होंने उस कापा के ऊपर गोली तो चला दी थी, लेकिन तब तक उस कापा ने उनके दोस्त के पैरों को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था। दादाजी बताते थे कि वो सबसे पहले इंसान के पैरों पर ही हमला करता था ताकि वो अपनी जगह से दोबारा भाग ना पाए और वो उन्हें फिर मार दे। दादाजी ने बताया था कि उस क्रीचर ने एक ही बार में पंजा मार के उनके दोस्त के पैर में बहुत बड़ा सा छेद कर दिया था। उसके गोली चलाते ही वो गोली उसके शेल पर लगी और टूट भी गई, क्योंकि उस वक्त गोलियां इतनी मजबूत नहीं आती थीं। फिर दूसरा राउंड दादाजी ने उसके सर पे चलाई और उसके सर पे वो गोली लगते ही वो वहीं पर ही मर गया। लेकिन ताजुब की बात तो अब होने वाली थी। उसके मरते ही तुरंत दादाजी अपने दोस्त के पास गए और उनको उठा के साइड में लेके गए
और वॉकी टॉकी पे अपने दोस्तों को इन्फॉर्म किया कि वो तुरंत दवाइयाँ लेके यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि उनके दोस्त का बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। और ये पूरी इन्फॉर्मेशन देने में उनको करीब 2 से ढाई मिनट लगे थे। और इन्फॉर्मेशन देने के बाद वो जैसे ही पीछे घूमे, वो कापा वहाँ से गायब हो चुका था। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि वो आखिर इतनी जल्दी कहाँ चला गया। दादाजी ने बताया था कि उनकी आंखों के सामने ही उसके सर पर गोली लगी थी और वो वहीं पर ही गिरा था और मर भी गया था और उसके सर से खून भी बहा था। लेकिन वो कहाँ पर गायब हो गया इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चला। उनकी इन्फॉर्मेशन पास करते ही उनकी टीम करीबन 1 मिनट में वहाँ पर पहुँच गई। फिर दादाजी ने अपनी टीम के साथ उस क्रीचर को दोबारा वहाँ पर ढूंढा, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो गया था। वो सारे चारों कापा अंधेरे में कहाँ गायब हो गए थे किसी को भी नहीं मिले। उन्होंने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जब उस लोकेशन पर दोबारा गए तो देखा गया कि उस कापा के फुटप्रिंट्स वहीं पर ही मिले थे, जो कि एक झील की तरफ जा रहे थे, जो कि जंगल के बीचों बीच में है। लेकिन उस वक्त फिर किसी की वहाँ पर जाने की हिम्मत नहीं हुई और फिर उस दिन के बाद से मेरे दादाजी ने कभी भी कापा को नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी कापा को देखे जाने की 3 अजीब घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।